हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25th वीडियो लेकर। देखिए, अब तक के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज से हम लोग GOC वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रिएक्शन कैसे होगी, कौन कौन से स्टेप उसमें फॉलो होंगे, सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैकिंग रीजन क्या होता है, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है ना, और इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्या होता है, देखिए कोई भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना, उसमें दो चीजें होंगी, एक सबस्ट्रेट होगा और दूसरा अटैकिंग एजेंट होगा। इनको हम लोग रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स यानी जो आपस में रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं। तो इसमें दो रिएक्टेंट होंगे, कौन सा, पहला सबस्ट्रेट और दूसरा अटैकिंग एजेंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट आपका जो होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, यानी उनके बीच में, उनके एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये मस्ट है जानना। जितने भी सबस्ट्रेट होंगे हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और उनके एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी इसका मतलब वो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट होगा दैट इज अटैकिंग रीजन। नाम से ही समझ में आ रहा है, अटैकिंग रीजन, यानी इसका मतलब ये अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। और ये जो अटैकिंग रीजन होगा ये मोस्ट ऑफ द क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। मोस्ट ऑफ द, कोवेलेंट भी हो सकता है लेकिन 99% केसेस में आप देखेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड होगा। जब अटैकिंग रीजन सबस्ट्रेट पर अटैक कर देगा तो ये वाले बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। सबस्ट्रेट के अटैकिंग रीजन के बॉन्ड क्या होंगे, ओल्ड बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे, ठीक है ना, और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। यानी कुछ टाइम के लिए हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट। ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो। क्यों, क्योंकि इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए ये वाला जो स्टेप होता है स्लो होता है। अब इंटरमीडिएट में क्या होगा, जो बॉन्ड बन गए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, यानी यही इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो ये वाला जो स्टेप होता है ये कंपैरेटिवली फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होना होता है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड का क्लीवेज यहां पर नहीं होता है। अच्छा, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें क्या करना होता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग केमिकल रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी कोई अगर केमिकल रिएक्शन है तो वो किस रेट से हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, उसकी रेट क्या है। रेट मींस उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो अब हमें रेट कैसे निकालेंगे, तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे ये वाली रिएक्शन है, ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। इंटरमीडिएट होगा, इसके बाद फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बना और सेकंड स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन गया, यानी ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो जब भी कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में होती है तो जो स्टेप उसका स्लो होता है उस स्टेप पर हम लोग उस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे अगर मैं यहां पर रिएक्शन में बात करूं तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कंपैरेटिवली स्लो है सेकंड की। तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की रेट को पता करना है तो जो स्टेप स्लो है यानी जिसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है वहीं से हम लोग उस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करेंगे और वहां पर जो रेट आएगी
वही ओवरऑल रिएक्शन की क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। यानी इस स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल सकते हैं। ठीक है ना, आगे होगी बात समझ में। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन इस तरीके से होती है। अब इस पूरी रिएक्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सबस्ट्रेट है। तो सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रेट के विषय में पढ़ेंगे, फिर अटैकिंग रीजन के विषय में पढ़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड देखेंगे क्या होता है, और फिर इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबस्ट्रेट के विषय में। क्या होते हैं सबस्ट्रेट? मैंने आपको अभी बताया कि जो सबस्ट्रेट होते हैं ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पर सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है ना। और जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या आगे चल के जो हम लोग लेंगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोवेलेंट कंपाउंड ही लेंगे। आप कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड, जैसे कुछ कैरेक्टर पोलर कैरेक्टर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर ही डिस्कस करेंगे। हम लोग वहां पर पोलर कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बाकी हमें पोलर कैरेक्टर से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम लोग सबस्ट्रेट के विषय में पढ़ते हैं। क्या होता है सबस्ट्रेट? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो एटम है ए और बी, सपोज दैट। ठीक है ना, और इनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर हमें अटैकिंग रीजन को यहां पर अटैक कराना है, या जब अटैकिंग रीजन सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, तो मैंने आपसे कहा था कि ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। यानी जो पुराने बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो यानी इसका मतलब इस बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। कौन सा होगा ये हम लोग रिएक्शंस में देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि ए और बी के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। यानी हमको यहाँ पर फ्यूजन ऑफ बॉन्ड को समझना है। क्या होता है फ्यूजन ऑफ बॉन्ड? जैसे ही अटैकिंग रीजन यहाँ पर अटैक किया, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसके ब्रेक होने के दो तरीके होंगे। क्या भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना होगा, यानी इन्होंने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, शेयर किया होगा। क्यों भाई? अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, या फिर इन दोनों में से कोई एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए। इसके अलावा कोई तीसरा मेथड नहीं है बॉन्ड ब्रेक होने का, दो ही मेथड है। क्या भाई, जो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए थे, बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हुआ कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गए, अलग हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। यानी फ्यूजन इस टाइप से हुआ कि दोनों ही एटम अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गए, अलग हो गए। दैट इज होमोलिटिक फ्यूजन। अब ए और बी में ऐसा हुआ कि किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, या बॉन्ड कुछ इस टाइप से ब्रेक हुआ कि इन दोनों में से कोई एक दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। जैसे मान लो ए और बी, हम मान लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ज्यादा थी और ए जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया और बी के पास कुछ नहीं रहा, मतलब वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी उसके पास से चला गया। तो इस टाइप के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमो में दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर अलग हो गए, हेट्रो में किसी एक एटम के द्वारा क्या किया गया, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, ये वो भाग गया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए तो यहां पर फ्यूजन ऑफ बॉन्ड के बाद जो एंटिटी फॉर्म होगी उसको बेटा हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। क्या बोलेंगे उसको, फ्री रेडिकल्स। यानी यहां पर होमोलिटिक फ्यूजन के दौरान जो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हुए हैं, अलग हुए हैं, इसके बाद जो एंटिटी फॉर्म हुई दैट इज फ्री रेडिकल। ड्यूरिंग हेट्रोलिटिक फ्यूजन जो एंटिटी फॉर्म हुई, यानी कोई एक दो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, यानी जो
एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। और जिसके पास से चले गए उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, यानी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, कमी हो गई। तो यहां पर दो आइडेंटिटी फॉर्म होंगी, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग आया है, और पॉजिटिव कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जो पॉजिटिव होगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, या फिर कार्बोनियम आयन, पॉजिटिव वाले को। जो हाइड्रोलिटिक फिजन के दौरान जो पॉजिटिव एंटिटी फॉर्म होती है, यानी जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ठीक है ना, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन। ओके। और जिसके पास नेगेटिव, जो नेगेटिव एंटिटी है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जो नेगेटिव एंटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आयन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। ठीक है। तो फिजन ऑफ बॉन्ड में आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आई होगी कि अगर हम बॉन्ड का फिजन करते हैं तो फिजन ऑफ बॉन्ड से हमको 3 टाइप की एंटिटी ही फॉर्म हो रही है। वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन। फ्री रेडिकल का फॉर्म होता है ड्यूरिंग होमोलिटिक फिजन, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन का फॉर्म होता है ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक फिजन। तो इनमें डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं जरा, कि कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट ऑफ द डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि फ्री रेडिकल जो फॉर्म होते हैं वो ड्यूरिंग होमोलिटिक फिजन फॉर्म होते हैं, जबकि कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक फिजन फॉर्म होते हैं। ठीक है। फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बेटा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पहले से ही जो इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री एटम था, तो फ्री एटम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके होंगे कि जो एटम होता है वो ओवरऑल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो यानी ए भी यहाँ पर न्यूट्रल है, बी भी न्यूट्रल है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं उन पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है, यानी दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जबकि कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कार्बन आयन जो होता है वो आपका निगेटिवली चार्ज। क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। पहला मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम फ्री रेडिकल्स को देखें, जैसे ये अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए, तो इनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमेशा। क्या होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयर्ड होंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। यानी जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उनके पास हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन के पास, कार्बन आयन के पास क्या होगा बेटा, इन दोनों के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, इवन। फर्क इतना है कि जो कार्बोकैटायन है वो उसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जबकि जो कार्बन आयन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन आयन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर व्हाट, हाईली रिएक्टिव। और कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन की भी अगर मैं बात करूं तो दे आर आल्सो हाईली रिएक्टिव, क्योंकि दे आर चार्ज एंटिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये क्या है, हाईली रिएक्टिव ये भी है। और अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल है, इसका मतलब ये ना ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ना ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इनके पास निगेटिव चार्ज है, जिनके पास निगेटिव चार्ज है बेटा वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। एंड विच आर पॉजिटिवली चार्ज,
दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट मींस दैट दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, ओके। और ये तीनों जो बनते हैं वो इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में बनते हैं, ये चीज आपको समझना यहां पर बहुत जरूरी है। जो तीनों बनते हैं यहाँ पर, तीनों एंटिटी, फ्री रेडिकल्स, कार्बन आयन और कार्बोकैटायन जो हैं, दे आर फॉर्म एज इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है ना। एक चीज मैं यहां पर और डिस्कस करूंगा, इनकी स्टेबिलिटी को और डिस्कस करूंगा मैं। आप स्टेबिलिटी अगर देख, मैं भी केवल मैं स्टेबिलिटी बताऊंगा, क्यों स्टेबल होते हैं इनको मैं डिस्कस करूंगा आगे, इनका रीजन क्यों, क्योंकि इनके रीजन करने के, इनको जस्टिफाई करने के लिए इनकी स्टेबिलिटी को आप देखेंगे कि हमें कई सारे क्या पढ़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने पड़ेंगे, उनसे हम लोग इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। मैं केवल अभी आपको स्टेबिलिटी बता रहा हूं कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल, अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल्स की, अगर मैं फ्री रेडिकल्स की बेटा बात करूं, तो यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलता है वो मुझको 3 to 1 का मिलता है। ये 3 to 1 क्या है, 3 का मतलब है टर्सरी, सेकेंड का मतलब है सेकेंडरी और 1 का मतलब है प्राइमरी। यानी जिसमें 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल है वो 3 डिग्री कार्बन पे है, यानी फ्री रेडिकल यहां पर 3 डिग्री कार्बन है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड डिग्री वाला उससे कम होगा, 1 डिग्री वाला उससे कम होगा। ठीक है ना। कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूं, तो कार्बोकैटायन का भी यही ऑर्डर होता है 3 to 1, यानी फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो क्या होती है, 3 to 1 होती है। यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। कार्बन आयन की बात करूं तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी यहां पर जो हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलता है वो 1 to 3 मिलता है। यानी कार्बन आयन के केस में 1 डिग्री जो कार्बन आयन होता है, यानी जब 1 डिग्री कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, तो जो 1 डिग्री कार्बन आयन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और 3 डिग्री कार्बन आयन जो होगा वो कम स्टेबल होगा। इसको मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद वाले टॉपिक में, जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मैं वहां पर स्टेप करूंगा। इनका जरा मैं स्ट्रक्चर और देख लेता हूं। अगर मैं तीनों का आपकी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो देखिए इन तीनों के पास, ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल्स, तो आप देख रहे हैं फ्री रेडिकल्स के पास जो है वो वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, यानी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी जो पी ऑर्बिटल है वो वैकेंट है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यानी यहां पर जो ज्योमेट्री आपको ज्योमेट्री मिल रही है, जो हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है इसका कार्बन का, वो sp2 मिल रहा है। ठीक है, अब अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो बन गया हमारा कार्बोकैटायन। ये फ्री रेडिकल है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रो क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनका भी है। ठीक है ना। इधर आइए, ये एक इलेक्ट्रॉन हमने और निकाल दिया, तो ये पी ऑर्बिटल क्या हो गया, पूरी तरह से वैकेंट हो गया। यानी 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है, लेकिन एक वैलेंसी वाला जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, पूरी तरह से वैकेंट है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको sp2 मिलेगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो बेटा ज्योमेट्री क्या होती है, तो ज्योमेट्री होती है कौन सी, ट्रायंगुलर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री होती है, यानी फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की जो आपको ज्योमेट्री मिलेगी वो क्या मिलेगी, ट्रायंगुलर प्लेनर मिलेगी। तो देखिए ये कुछ आपको ट्रायंगुलर प्लेनर टाइप का बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, इधर भी देखिए ट्रायंगुलर प्लेनर बन रहा है ना। तो यानी फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की जो आपको ज्योमेट्री मिलती है वो कैसी मिलती है, वो मिलती है आपको ट्रायंगुलर प्लेनर। अब अगर मैं इसमें बात करूं, यानी अभी मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल देता हूं, तो जब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो ये पेयर्ड हो गया, यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर आएगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या हो जाएगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड दूर भागेंगे और दूर भागकर क्या हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से सेट हो जाएंगे।
यानी अब जो हमारी ज्योमेट्री है वो ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं रही, क्योंकि वहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। और आप जानते हैं रिपल्सन के केस में वो अपने आप को उतनी मैक्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, वो अपने आप को इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे कर लेते हैं कि वो रिपल्सन को क्या कर सके, खत्म कर सके। तो यहां पर भी रिपल्सन लगेगा तो नीचे आएगा, और यहां पर भी रिपल्सन लगेगा तो नीचे आएगा। तो कुछ इस टाइप की आपको ज्योमेट्री यहां पर मिल जाएगी। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री सेम होती है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, जिसकी वजह से इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है। और जो ध्यान रखना बेटा, जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा रिएक्टिविटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा हूं तो आप यहां पर क्या बताएंगे, फ्री रेडिकल का 3:1 बताएंगे। लेकिन यही अगर मैं आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लूं तो आप तुरंत 1-2-3 बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही कम रिएक्टिव होगी, और जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी ही कम स्टेबल। तो ये मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आप इसका जस्ट क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्री रेडिकल का 1-2-3, कार्बोकैटायन का भी 1-2-3, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है 1-2-3। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा 3-1। किसका, कार्बोनाइन का। तो ये आज मैंने आपको सबस्ट्रेट के विषय में बताया। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट यानी जो मैं वहां पे आपको फर्स्ट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको ये मैं स्टेबिलिटी वाला रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्टेबल क्यों होते हैं। आगे बात समझ में। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर तैयार करके अच्छे से अच्छा आपको मैं कंटेंट दे पाऊं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, और वो चले जा रहे हैं, तैयारी करते चले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बेटा। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें उठाता हूं, और मैं बहुत आपको एडवांस लेवल तक ले जाता हूं। अगर आप देखेंगे तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा सा मैटर जरा हो जाए तो मैं आपको एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। आप देखेंगे इसी मैटर से ही एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कोई भी देखिए सिलेबस होगा, कोई भी एग्जाम होता है, वो कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। उसी सिलेबस से वो क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इतनी टेक्निकलिटी डाल देते हैं, वो रहेगा आपके सिलेबस का ही। बस आपका वो एप्टीट्यूड चेक करते हैं कि आपके अंदर कितनी ज्यादा चीजों को सोचने समझने की और उनको अप्लाई करने की कैपेसिटी है। एंट्रेंस एग्जाम का काम केवल इतना होता है, और कुछ नहीं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।